Hello students, this is the third part of history chapter 3rd class 8th, and in this chapter we will discuss about the crops for Europe. इससे पहले हमने अलग अलग टाइप के जो सिस्टम थे, जैसे जो वहाँ पर मुनरो सिस्टम था या रैयतवाड़ी सिस्टम था या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। इसमें हम क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज, ब्रिटिश को महसूस हुआ दैट द कंट्री साइड यहाँ ग्रामीण इलाके को कहा गया है, कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, जो कंट्री साइड लोग हैं वो केवल टैक्स देने के लिए नहीं है, इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड। अब उनके मन में और लालच बढ़ता जा रहा था कि ये तो वो फसलें भी उगा सकते हैं जिनकी यूरोप को ज़रूरत है। By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. अब कंपनी ने अपने पूरे एफर्ट लगा दिए कि यहाँ पर किस तरह से इसको उगा सकती है। ओपियम का मतलब होता है अफीम, ये एक नशीली चीज़ होती है, और इंडिगो होता है नील की खेती। इन द सेंचुरी एंड हाफ दैट फॉलोड द British persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops. Jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in the United Provinces, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, rice in Madras. तो वो बार बार उनको मतलब फोर्स कर रहे थे कि वो इस तरह की खेती उगाए। इसमें से अलग अलग स्टेट को दी गई, जैसे जूट के लिए बंगाल, टी के लिए असम, इस तरह से शुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो ये प्रांत थे उत्तर प्रदेश, व्हीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र। हाउ वॉज दिस डन, ये किस तरह से किया गया। द ब्रिटिश यूज्ड अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड। उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए कि किस तरह से वो अपनी इसको जो खेती करवा रहे थे उनको किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। Let us take a closer look at the story of one such method or of production. तो यहाँ पर एक लुक दिया गया है, नीचे हम देखेंगे 2 पिक्चर हमें दिखाई दे रही हैं। उन पिक्चर्स में जो अलग अलग पिक्चर हैं उसमें अलग अलग टाइप का कपड़ा दिया गया है कि किस तरह से उन्होंने ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को फोर्स किया कि वो अलग अलग तरह की जो फसलें हैं उनको उगाएं। डज कलर हैव अ हिस्ट्री, जो कलर है, जो आप कपड़ों का अलग अलग कलर देखते हैं, क्या उनका भी कोई इतिहास है। फिगर 5 and 6 आर 2 इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट। ये जो फिगर 5 है, फिगर 6 है, ये कॉटन का जो कपड़ा होता है उसके ऊपर जो प्रिंट किया जाता है उसका अलग अलग भाग है। फर्स्ट है कलमकारी प्रिंट 12th सेंचुरी इंडिया, भारतीय सभ्यता का, भारत का 12th सेंचुरी 12वीं शताब्दी में एक कलमकारी प्रिंट जो कपड़े के ऊपर किया गया। और दूसरा है मॉरिस कॉटन प्रिंट लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड, ये इंग्लैंड का प्रिंट है। अब इसके बारे में डिटेल से देखें। 5 are 2 images of cotton print. The image of one left shows a कलमकारी print created by weavers of Andhra Pradesh in India. क्वेश्चन बनता है जो कलमकारी प्रिंट है वो कहाँ के वीवर्स ने उसको बनाया। ऑन द राइट इट इज़ ए फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिजाइंड एंड प्रोड्यूस्ड बाय विलियम मॉरिस के द्वारा ये बनाया गया। इस नाम भी इसको मॉरिस कॉटन प्रिंट ही दिया गया है। A famous poet and artist of 19th century Britain. There is one thing common in the 2 prints. इन दोनों प्रिंट्स में एक चीज़ कॉमन है। What is this? Both use a rich blue color. दोनों ने ही एक ब्लू कलर का यूज ज़्यादा किया है। Commonly called indigo. इसी ब्लू कलर को इंडिगो कहा गया है, नील कहा गया है। Do you know how this color was produced? क्या आप सभी जानते हैं कि ये कैसे बनता है? देखते हैं। The blue that you see in these prints was produced from a plant called indigo. ये एक इंडिगो नाम के प्लांट से बनाया जाता है। It is likely that the blue dye used in Morris prints in 19th century Britain was manufactured from indigo plants cultivators in India. इंडिया से लेता था वो। For India was the biggest supplier of indigo in the world at that time. उस समय में जो भारत था वो इंडिगो का सबसे बड़ा सप्लायर होता था, यानी सप्लाई किया जाता था भारत से। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, अब देशों में भारतीय इंडिगो की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों थी, ऐसा क्या था इस इंडिगो में कि लगातार इसकी डिमांड है विदेशों में, यूरोपियन कंट्रीज़ में लगातार इंडिगो की मांग थी वो बढ़ती जा रही थी। देखते हैं
द इंडिगो प्लांट ग्रोस प्रिमिटिवली इन द ट्रॉपिक्स, जो ट्रॉपिक्स होते हैं, जो रीजन्स होते हैं, वहाँ पर इस तरह के पौधे उगाए जाते हैं। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली। इटली में भी काफ़ी समय से इसका यूज होता रहा, फ्रांस में, ब्रिटेन में, टू डाई क्लॉथ, कपड़ों को डाई करने के लिए। हावेवर ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंडियन इंडिगो रीच्ड द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइसेस वॉज वेरी हाई। इसके विपरीत जो यूरोपियन जो देश थे, यूरोपियन मार्केट थी, वहाँ पर ये बहुत ही कम पहुँच पाता था, इसलिए उसके जो प्राइस थे वो ज़्यादा हाई थे। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वुड टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाइज। अब जो यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स थे, जो कपड़ा बनाने वाले थे, इसलिए उनको दूसरी चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ता था जिसका नाम था वुड, और उसको वायलेट और ब्लू डाइज उसके द्वारा किया जाता था। Being a plant of the temperate zones, wood was more easily available in Europe. यूरोप में ये जल्दी प्राप्त हो जाता था। It was grown in northern Italy, इटली में उगाया जाता, southern France में, and in parts of Germany and Britain. Worried by the competition from indigo, wood producers in Europe pressurized देयर गवर्नमेंट्स टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो। अब जो वुड को यूज़ करने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स थे, अब उनको डर सता रहा था कि जो इंडिगो आ रहा है उसका कलर भी अच्छा था, और अगर वो यूरोप में आता रहा तो उनका जो ये वुड है, ये कलर है, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा। क्लॉथ डायर्स हावेवर प्रिफर्ड इंडिगो एज ए डायर। जो क्लॉथ को डाई करने वाले थे वो इंडिगो को अच्छा बताते थे। इंडिगो प्रोड्यूस्ड a rich blue color whereas the dye from the wood was plain and dull। क्योंकि जो उससे इंडिगो से डाई किया जाता था उसका कलर भी अच्छा आता था, और जो दूसरे से किया जाता था वो येलोइश में आता था, डल कलर था वो। बाय द 17th century यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स परसुएडेड देयर गवर्नमेंट टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इम्पोर्ट। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सरकार पर प्रेशर डाला कि वो इंडिगो के इम्पोर्ट पर बैन लगा दे। द फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग indigo in Saint Domingue in the Caribbean island. The Spanish in Venezuela indigo plantations also came up in many parts of Northern America। तो इंडिगो प्लांटेशन था वो नॉर्दर्न अमेरिका के काफ़ी पार्ट्स में पहुंच चुका था। By the end of the 18th century the demand for Indian indigo grew further। लेकिन इस जो इंडियन इंडिगो था उसकी डिमांड लगातार बढ़ती रही। ब्रिटेन began to industrialize and its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cloth dye। While the demand for indigo increased, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही थी, its exciting supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons। तो उसकी जो सप्लाई थी अमेरिका से और इंडीज से वो घटती जा रही थी, कोई कारण हो गए थे उनके। Between 1783 and 1789 the production of indigo in the world fell half। तो 1783 और 1789 के बीच में जो प्रोडक्शन था वो आधा हो गया, गिर गया। क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डिप्रेसली लुक्ड फॉर ए न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई। अब जो क्लॉथ मार्केट के जो लोग थे वो इंडिगो की तरफ देखने लगे। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोड्यूस्ड। अब उन्होंने सोचा कि इंडिगो को कहाँ से प्रोड्यूस्ड किया जाए, प्रोक्योर्ड किया जाए, कैसे इसको लिया जाए। तो ऊपर एक हम लुक देखते हैं, प्लांटेशंस। A large farm operated by a planter employing various forms of forced labor। एक ऐसा फार्म होता है जिसमें बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। प्लांटेशन आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, शुगर केन, तंबाकू, टी एंड कॉटन। इस तरह की चीज़ें उगाई जाती हैं इन प्लांटेशन फार्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। अब ब्रिटेन था वो भारत की तरफ किस तरह से टर्न्स करता है। फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, जैसे जैसे इंडियन इंडिगो की डिमांड उसमें बढ़ रही थी, यूरोप में बढ़ रही थी, द कंपनी ऑफ इंडिया लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरियाज अंडर इंडिगो कल्टिवेशन। तो अब डिमांड बढ़ रही थी तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाना था। तो अब इस प्रोडक्शन को उन्होंने कैसे बढ़ाया। From the last decades, the 18th century indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market। अब लगातार बंगाल में इसका कल्टीवेशन वो बढ़ रहा था और लगातार इंडियन जो इंडिगो था वो मार्केट में अपनी
अपने आप को जमाता जा रहा था। इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वॉज फ्रॉम इंडिया, यानी 30% जो ब्रिटेन में इम्पोर्ट हो रहा था वो इंडिया से था। बाई 1810 द प्रोडक्शन हैड गोन अप टू 95%, और जैसे 1810 में आते आते ये 95% पर हो गया। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, जैसे जैसे इंडिगो का व्यापार बढ़ता जा रहा था, कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगिन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। तो जो कमर्शियल थे, एजेंट्स थे, उन्होंने इंडिगो प्रोडक्शन में, इंडिगो उगवाने में अपना इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ओवर द ईयर्स मैनी कंपनी ऑफिशियल लेफ्ट देयर जॉब्स टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। बहुत सारे कंपनी के ऑफिसर्स थे, उन्होंने तो अपनी जॉब भी छोड़ दी कि वो अपनी इस बिजनेस को आगे बढ़ा सके। अट्रैक्टेड बाय द prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. उन्होंने सोचा कि इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो बहुत सारे जो इंग्लिश मैन थे वो ब्रिटेन से इंडिया की तरफ आए और यहाँ आकर प्लांटर्स बने। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट लोन फ्रॉम द कंपनी। जिनके पास पैसा नहीं था कि वो कैसे उगाएं, उनके पास तो पैसा नहीं है, ज़मीन नहीं है, मजदूर नहीं है, तो उन्होंने कंपनी से लोन लिया। एंड द बैंक्स दैट वर कमिंग अप एट द टाइम, और उस समय बैंक्स भी थे। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड, अब इंडिगो कैसे उगाया जाता था। देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। फर्स्ट था निज एंड रैयती, दो सिस्टम थे इंडिगो कल्टिवेशन के। विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टिवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स एंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल। जो निज था उसमें क्या था, जो प्रोडक्शन होता था, वो जो प्रोडक्शन करने वाला था वही उसको कंट्रोल करता था। ही आइदर बोट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार्स एंड प्रोड्यूस्ड इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉयड हायर लेबर्स। अब वो चाहे ज़मीन किसी से भी ले तो उसकी अपनी मर्जी होती थी, अपनी ज़मीन पर वो लेबर हायर करता था, उसको बेचता था, सारा काम था वो खुद ही करता था उसको, यानी उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। सेकेंड था इसी की में क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की। फिर द प्रॉब्लम्स विद द निज कल्टिवेशन, अभी निज कल्टिवेशन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टिवेशन। अब उनको ये जो एक्सपेंड करने में दिक्कत आई। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स, क्योंकि जो इंडिगो था वो केवल फर्टाइल लैंड्स, यानी कि जो फर्टाइल लैंड्स होती थी उसी पर इसको अच्छे से उगाया जा सकता था, यानी जो उपजाऊ भूमि होती थी। एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और जो ये भूमि थी उन पर तो वो तो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड, यानी जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती थी। ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड, केवल छोटे छोटे प्लॉट्स थे। प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरिया एंड इन कम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशंस, लेकिन जो प्लांटर्स थे उनको तो बड़े बड़े एरिया चाहिए थे प्लांटेशन के लिए। वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम, तब उनको ये लैंड कहाँ से मिले। दे अटेम्प्टेड टू लीज इन अ लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री एंड evict the peasants from the area, but this always led to conflicts and tensions. तो उन्होंने अटैम्प्ट किया, दे अटेम्प्टेड टू लीज इन एन लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री, तो उन्होंने एक लीज बना दिया कि इस इंडिगो ये जो ज़मीन है ये इसके लिए सील हो गई है, तो उसमें उनको रहना पड़ेगा। लेकिन ये एक तरह से विवाद का कारण बना, टेंशन उत्पन्न हुई इससे। नोर वॉज लेबर इजीली टू मोबिलाइज। A large plantation required a vast number of hands to operate, and labor was needed preciously at a time when peasants were usually busy with their rice cultivation. अब लेबर की ज़रूरत ज़्यादा थी, क्योंकि जो लेबर होते थे वो तो ये काम कर लेते, लेकिन जो किसान थे, किसान लेबर बने हुए थे, वो तो ये नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका तो राइस कल्टीवेशन का टाइम भी यही होता था। इसलिए अब इस खेती में जो दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। अब एक यहाँ पर दिखाया गया है स्लेव, A person who is owned by someone else, the slave owner, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरा उसको गवर्न करता है, ओन करता है, जो दूसरे का उस पर अधिकार होता है, वो दास होता है। A slave has no freedom, उसको किसी प्रकार की कोई फ्रीडम नहीं होती। एंड इट इज़ कंपेल्ड टू वर्क फॉर द मास्टर, उसको कंपेल किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि वो अपने मास्टर के लिए काम करे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, गो टू द नेक्स्ट पेज। निज कल्टिवेशन
ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लोस एंड बुलक्स। अब इसके लिए तो जब ये लार्ज प्लॉट पर होगी तो बहुत सारे बुलक्स की और हलों की ज़रूरत होगी। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लॉस। 1 बीघा को 2 प्लॉस की ज़रूरत थी। दिस मींट दैट ए प्लांटर विद 1000 बीघाज वुड नीडेड 2000 प्लॉट्स। Investing on purchases and maintenance of plough was a big problem, nor could supplies be easily got from the peasants since their ploughs and bullocks were busy in the rice field। अब कोई भी अपने बैल अपने हल देने को तैयार नहीं था इनको, क्योंकि वो तो अपने राइस कल्टीवेशन में बिजी थे। अगेन एग्जैक्टली एट द टाइम दैट द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड देम, तो दोबारा से फिर उनको ज़रूरत पड़ रही थी। Till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. Less than 25% of the land producing indigo was under this system। और लगभग फिर से उन्हें फोर्स किया गया कि वो इस तरह की खेती करें, और उसमें 25% इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम थी। द रेस्ट वॉज अंडर द अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टिवेशन, द रैयती सिस्टम। दूसरा आया एक रैयती सिस्टम। उस सिस्टम में क्या था, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।